इस दौरान कैप्टन जावेद का राब्ता हेडक्वार्टर से मुसलसल कायम रहा। इनकी तरफ से जानने वाली हर कामयाबी की खबर से बेस कैंप में मौजूद उनके साथियों के हौसले दोचंद हो जाते थे। कैप्टन जावेद ने इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर लिया था कि इसके बेशतर नौजवानों की हालत नाकाबिल यकीन हद तक बिगड़ चुकी है और ऐन मुमकिन है कि 22,000 फीट की बुलंदी पर जहां उन्होंने अपनी पोस्ट कायम करनी थी वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह ना सकें। लेकिन उसने अभी तक बेस कैंप को सब अच्छा की रिपोर्ट ही दी थी। इनकी तरफ से ग्यांगला के नज़दीक पहुंचने की खबर मिलने पर अलबत्ता नादरन लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी को इनके ताक़ुब में रवाना कर दिया गया था। उस कंपनी के साथ एक डॉक्टर को बतौर ख़ास भेजा गया था, जबकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ अद्वियात कैप्टन जावेद के साथी अपने साथ ले आए थे, जो अब कम पड़ती जा रही थी। इस इलाके में हाइकिंग करने की वजह से इसे कुछ आशनाई ज़रूर हासिल थी और इसी आशनाई के बलबूते पर इसने अंदाज़ा लगाया कि अब वो मंजिल के नज़दीक पहुंच गए हैं। 40 घंटे की मुसाफत उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर 35 घंटों में तय कर ली थी। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के फ़ौरन बाद सूबेदार इनायतुल्लाह ने जो नौजवानों के मुतालिक रिपोर्ट दी वो बड़ी तशवीशनाक थी। एक लांस नाइक और 2 जवान शदीद ज़ख्मी और बीमार थे। गो कि वो सब बारी बारी एक दूसरे से भारी सामान मुंतकिल करते यहाँ तक आए थे। इन तीनों की कमर से खून बहकर कपड़ों पर जम चुका था, लेकिन क्या मजाल जो उनके अज़्म और अमल इनके पैकरों ने एक लम्हे के लिए भी अपने ज़ख्मों को अपने साथियों की खबर होने दी हो। जब वो 20,000 फीट की बुलंदी पर कायम अपनी पोस्ट कायम कर रहे थे और एक कदरे महफूज तोदे की आड़ में उन्होंने नायलॉन और कैनोस के मजबूत खैमा नफ्स करके अंदर दोनों चूल्हे रोशन किए, तो कैप्टन साहब के इल्म में ये बात लाई गई। उनके दिल में अपने नौजवानों के लिए पहले से मौजूद एहतराम कई गुना बढ़ चुका था। अब यकीन होने लगा था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। तीनों जवानों को उन्होंने औंधा लिटाकर अपने पास मौजूद 6 कंबल उन पर डाल दिए। इब्तदाई तौर पर दर्द और बुखार को रोकने वाली कुछ गोलियां इन्हें खिलाकर कैप्टन जावेद ने जवानों को खाना बनाने के लिए कहा। यह खाना वो टीन के डब्बों में बंद अपने साथ ही यहाँ तक लाए थे, लेकिन ये अलग बात है कि अब इन डिब्बों में मौजूद खाना मुंजमद हो चुका था। उनकी गागलों में मौजूद पानी ने बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर ली थी और इन्हें पीने के लिए पानी भी गर्म करना पड़ता था। इनकी ज़िंदगी व इन्हिसार यहाँ तक पहुँचने वाली कुमक पर था, जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो कब तक इन तक पहुँचेगी। अपने वायरलेस सेट पर कैप्टन जावेद ने जब बेस कैंप को इत्तला दी कि उन्होंने चोंगला में 20,000 फीट की बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर ली है, तो कर्नल साहब फ़ौरन सजदा शुक्र अदा करने लगे। तमाम नौजवानों में एक नाकाबिले बयान खुशी की लहर दौड़ गई। जवानों की इत्तला इस मरतबा ब्रिगेडियर साहब ने खुद इससे सवाल किया था। सर, 3 जवान शदीद ज़ख्मी हैं और अद्वियात ख़त्म होने पर हैं। केरोसिन ऑयल अगले 2 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। कैप्टन जावेद के लिए अब कुछ छुपाना आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी समझा जाता। डटे रहो, हम हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने इनका हौसला बढ़ाया। अपने जवानों का मोराल बुलंद है सर, एकदम तैयार है सर। उसे अपने अकब में सूबेदार इनायतुल्लाह की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता हूँ। कैप्टन जावेद किसी भी जवान की जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके सर में दर्द हो रहा था और सर दर्द के लिए गोलियां मुसलसल इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्या मजाल जो शुजाअत व वफा के इन पैकरों ने एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म का शिकवा किया हो। वो सब अपने फ़राइज़ और ड्यूटी की अहमियत से बखूबी आगाह थे। उन्होंने 2 रातों के मुसलसल सफ़र के बाद अपनी मंजिल पाई थी और अब कैप्टन जावेद के हुक्म पर तमाम जवान खेमे में आराम करने लगे थे, जबकि कैप्टन जावेद आंखों से दूरबीन जमा एक पत्थर पर बैठा था और पोस्ट के दोनों अतराफ उन्होंने 2 मशीन गनें नफ्स की थी। 4 जवान इन पर ड्यूटी दे रहे थे। सूरज ने बर्फ़ की चादर से अपना चेहरा बाहर निकाल लगा था और कैप्टन जावेद आंखों से दूरबीन जमाए उस पहाड़ पर नज़रें जमाए हुए थे जिसकी दूसरी तरफ भारतीयों का बेस कैंप था। अचानक ही उनकी आंखों ने हेलीकॉप्टर के अकब से एक दियो हैकल हेलीकॉप्टर को बुलंद होते देखा। यह भारत का लामा हेलीकॉप्टर था जो मामूल की परवाज़ पर उड़ रहा था। उसे शायद इलाके का सर्वे करने के लिए उड़ाया गया था। यह पोस्ट ऐसी जगह कायम की गई थी जहां पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडियन आर्मी की लैंडिंग नामुमकिन थी। लेकिन कैप्टन जावेद ही क्या, इसके तमाम साथी भी ये बात अच्छी तरह समझते थे कि इनकी पोस्ट इतनी ज़्यादा महफूज नहीं है कि दुश्मन को दिखाई ना दे सके। हेलीकॉप्टर गनशिप था। कैप्टन जावेद का माथा फ़ौरन ठनका। गेट अप, इसने अपने अकब में मौजूद गार्ड ड्यूटी पर हवलदार से कहा, जिसने एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बगैर खेमे में सर्दी से करवटें बदलते अपने साथियों को खबरदार कर दिया। दूसरे ही लम्हे तमाम कमांडोज खेमे से बाहर थे।
चूल्हा बुझाकर उन्होंने सूबेदार इनायतुल्लाह के इशारे पर बमुश्किल 2 मिनट खैमे को गिराकर इस तरह लपेट दिया कि वो दूर से दिखाई ना दे और ख़ुद पहले से मुंतखब करदा जगहों पर मुंतकिल हो गए। 3 ज़ख्मियों को कैप्टन जावेद की हिदायत पर उसके साथियों ने बर्फीली चोटियों पर बनाई इस पोस्ट के सबसे महफूज कोने में बिठाकर इस तरह कम्बल डाल दिए कि इनका जिस्म मुकम्मल कैमोफ्लेज हो गया। हेलीकॉप्टर पर कोई फायर नहीं होगा जब तक मैं इशारा ना करूं, ये कहकर कैप्टन जावेद ने जकन भरी और एक बड़ी पत्थर की ओट में बैठकर हेलीकॉप्टर पर नज़रें जमा दी। अब हेलीकॉप्टर इतने नज़दीक आ गया था कि इसके इंजनों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। कमांडो सांस रोके अगले हुक्म के मुंतज़िर थे। कैप्टन जावेद को इस तल्ख़ हकीकत का शिद्दत से इदराक था कि बर्फ़ के इस दोज़ख में वो इस हेलीकॉप्टर का बज़ाहिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके पास मामूल का असला था या 2 मशीन गनें जिनसे आम हालात में फायरिंग करना इनके लिए कतई नामुमकिन था। सिर्फ एक ही सूरत थी कि हेलीकॉप्टर की मुकम्मल रेंज में आ जाए और वो इसे मार गिराए। हेलीकॉप्टर अब इनके सामने कदरे बुलंदी पर आ चुका था। अभी तक उसके पायलट ने शायद कोई गैर मामूली हरकत नोट नहीं की थी, लेकिन अचानक ही इसने अपना रुख बदला और सीधा उनकी तरफ आने लगा। कैप्टन जावेद ने अपने दाएं हाथ मौजूद मशीन गन पर बैठे सूबेदार इनायतुल्लाह को इशारे से तैयार रहने के लिए कहा और अपनी गन उसकी तरफ सीधी कर ली। हेलीकॉप्टर का पायलट अपने शक की तस्दीक करने आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ करने लायक हो, कैप्टन जावेद ने कुछ कर गुजरने का फ़ैसला कर लिया था। हेलीकॉप्टर इनकी नज़रों के बिल्कुल सामने उनके सरों से बमुश्किल 30-40 फीट बुलंद था। पायलट को अपने शक की तस्दीक हो गई और इसने अफरा तफरी में ही इन पर फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि इसकी चलाई हुई गोलियां उनसे कुछ फासले पर बर्फ़ में धंस रही थी। उससे पहले कि वो अपना चक्कर मुकम्मल करता, अचानक ही सूबेदार इनायतुल्लाह ने अपनी गन सीधी की और पहले से साइट में आए हुए हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बारिश कर दी। दूसरे कोने पर कैप्टन जावेद ने भी एक लम्हे के इंतज़ार के बाद हेलीकॉप्टर के बाएं पहलू के एक साइड में ले लिया और मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। दोनों की चलाई गई तमाम गोलियां हेलीकॉप्टर में लगी और बिल्कुल यूं जैसे किसी माहिर निशानाबाज ने अपनी मर्ज़ी के टारगेट मुंतखब करके हवाई फायरिंग की हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पायलट इन्हें मुँह के बल सामने गिरता नज़र आया। कैप्टन जावेद की गोलियां सामने की स्क्रीन तोड़कर इसके मुंह और सीने में लगी थी, जबकि सूबेदार इनायतुल्लाह की गोलियों ने उसकी टंकी उड़ा दी थी। खैरियत गुजरी कि हेलीकॉप्टर उनके सरों पर से गुजर कर काफ़ी आगे जा चुका था, लेकिन उसके ज़ोरदार धमाके से फटने और ग्लेशियर पर बिखरने का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फिरते मुसरत और जोश गज़ब से इनकी हालत दीदनी हो रही थी। तमाम जवान पूरी क़ुव्वत से अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। यही कैफियत उनके बेस कैंप पे ही तारी थी। वायरलेस सेट से ब्रिगेडियर साहब ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी और ऑपरेटर सेट हवलदार लहर अस्फ खान उन्हें एक लम्हे की रिपोर्ट दे रहा था। भारतीय हेलीकॉप्टर को उसके पायलट समेत जहन्नुम रसीद करने के बाद कैप्टन जावेद ने खुद सारी रिपोर्ट ब्रिगेडियर साहब को दी। फरते मुसरत से उनका चेहरा तमतमाने लगा। उन्होंने अपने नज़दीक मौजूद कर्नल साहब और दूसरे अफसरान तक ये खुशखबरी मुंतकिल की और सारा कैंप अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगा। भारतीय फ़ौज से इसकी जारियत की पहली कीमत पाकिस्तानी कमांडोज़ ने वसूल कर ली थी। जंग रोलमा में मौजूद कर्नल कुमार को पायलट की तरफ से कुछ मशकूक नकलो हरकत का पैगाम मिला, जिसके बाद पायलट ने तस्दीक की और फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दी। उसके बाद उनका उससे राब्ता कट गया, लेकिन फायरिंग और धमाके की ज़ोरदार आवाज़ें उन्होंने अपने कानों से सुन ली थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रेडियो मुसलसल आ रहा था। उसे यह अंदाज़ा लगाने में कतई देर नहीं लगी थी कि इनका हेलीकॉप्टर अपने पायलट समेत जहन्नुम रसीद हो गया है। कर्नल कुमार को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी चोलोंगला में पाकिस्तानी पहुंच सकते हैं। यह तो इस ग्लेशियर के दुश्वार तरीन इलाका था और यहाँ दुश्मन की मौजूदगी का मतलब उनकी तबाही था। उस इलाके को पाकिस्तानी फ़ौज के लिए दुश्वार गुजार जानकर ही तो उन्होंने अपना बेस कैंप इस तरफ बनाया था। एक लम्हे को तो वो हिल कर रह गया। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि इसका वास्ता इंसानों से पड़ा है या जिनों से, जो हमले के दूसरे ही दिन यहाँ मौजूद थे। इसने खुद उस एरिया में रेकी की थी। यहाँ 15 दिन गुजारने के बाद उसने इस ख़तरनाक तरीन इलाके को भारतीय बेस कैंप के लिए मुंतखब किया था, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट नज़र आ रहा था। बातिल ख्वास्ता उसने ये इतला अपने जनरल चिबर तक पहुँचा दी और नो बेसाख्ता जनरल के मुँह से निकला। उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें यकीन है कि इसे फायरिंग करके गिराया गया है, कोई और वजह तो नहीं है? जनरल चिबर ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। सर, मेरा भी यही गुमान है। फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। मेजर सिंह हमारा बेहतरीन पायलट था, उसके लिए इलाका अजनबी नहीं था। हमारे पास सारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद है, कर्नल कुमार ने कहा। ओके, मुझे सुनाओ। जनरल चिबर अपनी जगह खड़ा रहा। कर्नल
कुमार ने ऑपरेटर को इशारा किया। उसने एक बड़ी टेप पर लगी नंबरिंग को आगे पीछे करने के बाद टेप का बटन ऑन किया। मेजर सिंह की आवाज़ नुमाया थी। इसने पहले कुछ शक का इजहार किया और कहा था कि वो टारगेट को करीब से देखने जा रहा है। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी कि इसने टारगेट को देख लिया है और अब इन पर फायरिंग की इजाज़त मांगी थी। कर्नल कुमार की तरफ से इजाज़त मिलने पर इसने फायरिंग की और चंद सानिया बाद इन्हें हैवी मशीन गन की फायरिंग सुनाई दी और उसके बाद मेजर सिंह की तरफ से बमुश्किल एक मरतबा SOS की आवाज़ सुनाई दी और फिर ज़ोरदार धमाका। जनरल चिबर गुस्से से चीख उठा, डैम इट!